हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के 15वें पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये पाठ स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों के कुतर्कों का खंडन करने के लिए लिखा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसमें स्त्री शिक्षा को लेकर अपनी दूरगामी सोच प्रकट की है। हम इसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। देखिए, जो पुरातन पंथी लोग थे, पुरातन पंथी मतलब पुरानी परंपराओं को बिना सोचे समझे लेकर चलने वाले लोग। तो पुरातन पंथी लोगों का मानना था कि प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में भारतीय स्त्रियां अनपढ़ होती थी और इसके लिए उन्होंने संस्कृत नाटकों का उदाहरण दिया। उनके अनुसार संस्कृत नाटकों में कुलीन घराने की स्त्रियों के संवाद जो हैं वो भी प्राकृत भाषा में हैं। इनका मानना है कि स्त्रियां अगर पढ़ जाती हैं तो अनर्थ करती हैं, परंतु द्विवेदी जी ने ठोस तर्कों से इन कुतर्कों का खंडन किया है। द्विवेदी जी ने कहा कि प्राकृत पढ़ना गंवार होने का सूचक नहीं है, यानी कि प्राकृत भाषा आना गंवार होने का प्रमाण नहीं है। प्राकृत में तो अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं और प्राकृत उस समय की प्रचलित भाषा थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि प्राचीन महिलाओं को अगर देखा जाए, प्राचीन विदुषी महिलाओं का नामोल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में स्त्रियां सुशिक्षित होती थी और उन्होंने कई नाम लिए हैं, जैसे उन्होंने रुक्मणी का नाम लिया है या उन्होंने शीला और विश्ववरा आदि स्त्रियों के नाम लिए हैं। इसके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक और खंडन किया है, एक और तर्क का खंडन किया है कि स्त्री शिक्षा अनर्थ कराती है। इसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि अनर्थ कभी भी, शिक्षा कभी अनर्थ नहीं कराती है, अनर्थ के कारण कोई दूसरे ही होते हैं। तो इस प्रकार के तर्कों के द्वारा उन्होंने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों के कुतर्कों का खंडन किया है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों ने ये जो दलील दी है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, इसका खंडन द्विवेदी जी ने किस प्रकार किया है। द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों का जो मत है कि स्त्री को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, इसका खंडन करते हुए कहा है इसका कि अगर स्त्रियों से शिक्षा अनर्थ कराती है तो पुरुषों द्वारा जितने भी अनर्थ किए जाते हैं, जैसे चोरी, डकैती, हिंसा आदि, वो भी शिक्षा के ही कारण होना चाहिए। अगर यदि जो शिक्षा है वो दोषपूर्ण है तो वो दोषपूर्ण शिक्षा तो पुरुषों के लिए भी है, और ऐसा अगर है तो सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जो लोग ये मानते हैं कि शिक्षा जो है स्त्रियों के लिए विष जैसी है और पुरुषों के लिए अमृत जैसी है, वो लोग बुद्धिहीन हैं और स्त्री पुरुषों में पक्षपात करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा स्त्रियों को अगर हम अशिक्षित रखेंगे तो भारत के गौरव को कलंक लगेगा, इसलिए हमें स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए और स्त्री शिक्षा के कारण कभी भी अनर्थ नहीं करती है, अनर्थ के कारण कोई और ही होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए एक व्यंग का सहारा लिया है, जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे ही अंशों को निबंध में से छांटकर लिखना है। तो अब देखिए इसमें से किस प्रकार के हैं कि उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, यदि वे अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक भी अनपढ़ गंवार कहा जाएगा। एक और जो उन्होंने व्यंग लिखा है वो है कि पुराण आदि में विमान और जहाज़ों की यात्राओं के हवाले देखकर हम बड़े गर्व से उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं पुराने ग्रंथों में किसी प्रगल्भ पंडिता का या विदुषी स्त्री का नाम दिख जाए, वो पढ़कर भी उसे अनदेखा करते हुए कहते हैं कि प्राचीन भारत की स्त्रियां अनपढ़ होती थी। उसके बाद उन्होंने एक और व्यंग करते हुए लिखा है कि अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, गजब। ये उन्होंने एक व्यंग लिखा है। और इसी प्रकार से एक और व्यंगपूर्ण अंश जो है वो है
कि सीता के लिए कि क्या वो ये कहती, शकुंतला के लिए लिखा गया है कि क्या वो ये कहती, आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की तो आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। तो इस प्रकार के ये कुछ व्यंग हैं जिसका सहारा उन्होंने कुतर्कवादियों की दलीलों का खंडन करने के लिए लिया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न जो है वो है, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर लेखक लिखते हैं, प्राचीन नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बात करना या बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। और वैसे भी जब स्त्रियां प्राचीन नाटकों में प्राकृत बोल रही हैं तो उससे पता चलता है कि प्राकृत तो उस समय की सर्वसाधारण की या जनसाधारण की भाषा थी। प्राकृत में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, अतः प्राकृत को अनपढ़ों की भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने ग्रंथ लिखे हैं। जैसे आज हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि प्राकृत भाषाएं कहलाती हैं, उसी प्रकार से प्राचीन काल में सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि प्राकृत भाषाएं थी। और जिस प्रकार से आज हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि बोलने वाले व्यक्तियों को शिक्षित कहा जाता है, उसी प्रकार से उस समय के प्राकृत भाषा बोलने वाले लोग भी शिक्षित होते थे। अतः प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, प्राचीन काल से हमारा देश जो है वो बहुत सारी परंपराओं का धनी रहा है। हमने कई परंपराओं को समय के साथ साथ जब वो अनुकूल नहीं लगी तो त्याग दिया है, और कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनका हमारे साथ आज भी होने पर हमें कोई नुकसान नहीं है, या फिर वो आज समय के अनुसार सही साबित हैं। उन परंपराओं को हम आज भी लेकर चल रहे हैं। तो समय के हिसाब से हमने कुछ परंपराएं जो आज के समय में संगतपूर्ण नहीं है या सही नहीं है, ऐसी परंपराओं को त्याग दिया है। जैसे हमने बाल विवाह को त्यागा है, दहेज प्रथा बंद हो चली है, पर्दा प्रथा भी हमने बहुत कम कर दी, ना के बराबर रह गई है। इसके अतिरिक्त विधवा विवाह आरंभ हो गए हैं, बहु विवाह बंद हो गए हैं, सती प्रथा बंद हो गई है, अनमेल विवाह बंद हो गए हैं। तो हमने बहुत सारी परंपराओं को त्यागा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका वाक्य है वो क्या दिया हुआ है कि हमें परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार करना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हों। तो इसको तर्क सहित समझाना है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आज के समाज में स्त्री पुरुष की समानता पर ही बल दिया जाता है। जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो भी लिंग के भेद पर कटाक्ष करते हुए, लिंग के भेद को अस्वीकार करते हुए अधिकार दिए गए हैं। सभी क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों को लगभग एक जैसी प्रतिभा और कार्यकुशलता सिद्ध करने के अवसर दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम स्त्री और पुरुषों के बीच में भेद खत्म कर देने वाली परंपराओं को स्वीकार करेंगे और स्त्री पुरुष में भेद बढ़ाने वाली परंपराओं को टाल देंगे या अस्वीकार करेंगे, तो हमारे देश की तरक्की होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें परंपरा के उसी पक्ष को स्वीकार करना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते हों। आगे देखिए, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, यानी कि प्राचीन और नवीन शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। प्राचीन समय में स्त्री और पुरुषों की शिक्षा के विषय ही अलग अलग हुआ करते थे। स्त्री की आवश्यकता के अनुसार उसको उन विषयों पर शिक्षा दी जाती थी जो स्त्री के लिए उपयोगी होते थे। पुरुषों के लिए उपयोगी विषयों पर शिक्षा पुरुषों को दी जाती थी। लड़कियों की अधिकांश शिक्षा घर पर ही होती थी और उसमें नृत्य, संगीत, चित्रकला, श्रृंगार कला, इस तरह की शिक्षाएं उसको दी जाती थी, जबकि लड़कों को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। आज के समय क्या होता है, आज लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा का भी उदाहरण देखने को मिलता है और दोनों को सेम पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल तो होते ही हैं, लेकिन लड़के लड़कियों का सम्मिलित स्कूल भी देखने में आता है। हमारा स्कूल ऐसा ही एक उदाहरण है। और अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो सभी प्रकार के क्षेत्र लड़कियों के लिए भी खुले हुए हैं। पुराने समय में शिक्षा का उद्देश्य होता था ज्ञान प्राप्त करना और आत्मा को मोक्ष प्रदान करवाना,
तो उस प्रकार उस टाइम पे जो शिक्षा होती थी वो धर्म, नीति आदि पर आधारित ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य है व्यक्ति को जीविका कमाने के योग्य बनाना, यानी कि वो कोई नौकरी कर सके, धन कमा सके, इस योग्य बनाना। तो आज की शिक्षा जो है वो धर्म और नीति पर आधारित ना होकर तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की बात पर व्यक्ति को विवश करती है। तो आज परंपरा वो नहीं रही है शिक्षा की कि जैसा कह दिया उसको आंख मीच कर स्वीकार कर लो। आज तर्क से सोचने पर कह देती है। तो आज की शिक्षा में और तब की शिक्षा में यही अंतर है। उसके अलावा कह सकते हैं कि पहले की जो शिक्षा होती थी वो व्यवहारिक और मौखिक ज़्यादा होती थी और आज की शिक्षा परीक्षा पर आधारित ज़्यादा होती है। पहले जो थी वो ज्ञान पर आधारित ज़्यादा होती थी, आजकल पुस्तकों पर आधारित ज़्यादा होती है। इस प्रकार के कुछ अंतर हैं। अब हम बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों की। यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचय देने वाला है। कैसे? द्विवेदी जी एक बहुत दूर की और खुली सोच रखने वाले व्यक्ति थे, बहुत दूरगामी थे, बहुत दूर की सोचते थे, खुली सोच रखते थे, आंख मीचकर किसी भी विचार को स्वीकार नहीं करते थे। उनके समय में स्त्रियों की शिक्षा जो थी वो बहुत कम हो गई थी, या उनकी शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, या उनकी शिक्षा का विरोध किया जाता था। द्विवेदी जी बहुत दूर की सोच रखते थे। वो जानते थे कि आज अगर समाज का आधा अंग कहलाने वाली, आधी जनसंख्या स्त्रियों की है, समाज का आधा अंग कहलाने वाली स्त्रियों को यदि आज अनपढ़ रखा जाएगा तो आगे भविष्य में समाज और देश दोनों पिछड़ जाएंगे। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के ठोस तर्कों के द्वारा पुराण आदि से उदाहरण लेकर के पुरातन पंथी के सभी कुतर्कों का खंडन भी किया। और उस समय की उनकी सोच जो है उसी का परिणाम आज हम वर्तमान में देखते हैं कि आज स्त्री शिक्षा प्राप्त करके पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम करती हुई दिखाई दे रही है, ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित है और यहाँ तक कि देश की उन्नति में बिल्कुल बराबर की भागीदारी निभा रही है। तो महावीर जी ने उस समय की सोच रखते हुए ये निबंध लिखा था, उस समय ये सोच रखते हुए कि भविष्य में इसका बहुत फायदा होगा, और वो हमें दिखाई दे रहा है। तो वो हम कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है ये उनकी दूर की और खुली सोच का परिचय देता है। अब है अंतिम प्रश्न। द्विवेदी जी की भाषा शैली पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। देखिए, द्विवेदी जी जो है उन्होंने हिंदी गद्य को आगे बढ़ाया था। हिंदी गद्य का जो स्टार्टिंग है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी और द्विवेदी जी ने उसी हिंदी गद्य की परंपरा को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ाया। उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा को व्याकरण से जोड़ा, व्याकरण के नियम उसमें लगा करके उसको शुद्ध किया। उनकी भाषा में संस्कृत भी है, उर्दू भी है और अन्य भाषाओं को भी आराम से स्थान मिलता है। और जो ये निबंध है इससे पता चलता है कि वो किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा भाषा का ज्ञान रखते थे। उन्होंने कई तरह के शब्दों का काम में लिया है। आपको क्या करना है, अपने इस पाठ में से संस्कृत पर कुछ आधारित शब्द लिखने हैं, कुछ शब्द तद्भव भाषा के लिखने हैं, कुछ आपको बहुत पुरानी भाषा के लिखने हैं, और इसी प्रकार से उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द आदि लिखने हैं। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने स्थान स्थान पर कुछ मुहावरों का या कुछ उदाहरणों का प्रयोग भी किया है। तो इस प्रकार से उनकी जो भाषा है वो विचारपूर्ण है, तार्किक है, उपदेशात्मक है, उदाहरणात्मक है, व्यंग्यपूर्ण भी है। तो इस प्रकार की कई शैलियों का या कई स्टाइल का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी भाषा लिखी है। तो ये उनकी भाषा शैली है। आप अपना ये सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे और समय पर पूरा करेंगे। इस चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन में आपको पहले ही भेज चुकी हूँ। थैंक यू।